नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अभी 13 जुलाई को सेकंड ग्रेड हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों प्रश्न पत्र अच्छे गए होंगे, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके हिंदी का प्रश्न पत्र तो अच्छा गया, लेकिन फर्स्ट पेपर में या तो बहुत कम अंक आ रहे हैं या फिर कई ऐसे हैं जो पास भी नहीं हो पा रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करने के बाद भी जब हम न्यूनतम अंक तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और आजकल तो ये पैटर्न बन गया है कि फर्स्ट पेपर को अच्छा करो और नौकरी ले जाओ। खैर, आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, उस पेपर का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो विशिष्ट थे, जो मेरिट डिसाइड कर सकते थे, और कई प्रश्नों को लेकर बच्चों में कुछ डाउट भी है। आज उन डाउट को भी साथ में क्लियर करते जाएंगे। खैर, अब परीक्षा तो हो गई, होने को तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार जो पिछले पेपर जो होते हैं वो आने वाली परीक्षाओं के संकेत दे जाते हैं। जैसे कि इस पेपर में भी हुआ है कि पीछे जो पेपर हुए हैं उनमें से बहुत सारी बातें सीखने को मिली और इस पेपर में भी वो दिखाई पड़ी। खैर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न रहे हैं जिनको लेकर पहले तो बच्चों के डाउट हैं, उन डाउट को पहले क्लियर करते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि इस कहानी की जटिल बुनावट में क्रूरता और सदाशयता, परिस्थिति और व्यक्ति, नियति और प्रयत्न का ऐसा पारस्परिक जटिल आंतरिक तनाव है कि इनसे पैदा होने वाला प्रभाव हमारे भीतर एक तरल इकहरे बिंदु पर ही सिमट कर अपनी पूरी यात्रा के साथ व्याप्त हो जाता है। ये आजकल थोड़ा सा आपने देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड में भी, एपी में भी, अब कहानियों में आलोचना से प्रश्न आने लग गए हैं। और ये भी आया है, पूस की रात कहानी की विवेचना के संदर्भ में उक्त कथन किसका, ये पूछा गया था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो, अभी जो मैंने 8 जुलाई को सेकंड ग्रेड का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने एक चर्चा की थी कि एक पुस्तक है जिससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं पिछली परीक्षाओं से, वो है रामदर्श मिश्र की हिंदी कहानी अंतरंग पहचान से। ये किताब, ये जो मैंने उस समय भी बताई थी, और इस वीडियो मैंने चर्चा की थी कि एपी की परीक्षा में ये कथन आया था, उसके बाद अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और अभी सेकंड ग्रेड में भी। और उस समय मैंने कहा था कि यदि आप उस प्रश्न पर ऐसे कोई नए प्रश्न आए और हल करो, और पहली बात तो जब आपको नहीं पता हो तो नहीं आपको हल करना चाहिए, अटेंड ही नहीं करना है। और फिर भी अगर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हो और आसपास रहना चाहते हो तो थोड़ा रामदर्श मिश्र की ओर, क्योंकि इनको लेकर कथन आ रहे हैं आजकल। तो ये कथन भी जो पूस की रात से संबंधित है, ये भी रामदर्श मिश्र की जो पुस्तक है हिंदी कहानी अंतरंग पहचान से, उसी में ये लिखा हुआ है। हालांकि ये कथन जो है शुद्ध रूप से पूस की रात के लिए नहीं कहा गया है। इन्होंने, ये आप अगर देखोगे तो ये कथन जो है वो पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी आदि इन सभी कहानियों के संदर्भ में बात की है। लेकिन फिर भी जो परीक्षक ने केवल पूस की रात के बारे में ही पूछा है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि इन कहानियों की जटिल बुनावट में इन कहानियों के बारे में बात की है, केवल अकेली पूस की रात कहानी के संदर्भ में बात नहीं हुई है। और इस प्रश्न के मतलब जो बच्चों ने डाउट भेजे, लगभग सभी उत्तर कुंजी में इसके उत्तर या तो राम स्वरूप चतुर्वेदी बताया है या फिर किसी ने रामविलास शर्मा बताया है। वास्तव में इसका सही उत्तर यही है, रामदर्श मिश्र, जो आपके इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब मेरा यहाँ ये कहना है कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाते हैं कई शिक्षक वगैरह, उनकी अप्रोच में दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये प्रश्न जैसे रामदर्श मिश्र के संदर्भ में या इनकी आलोचना के बारे में जो प्रश्न है वो पहली बार नहीं आया है। कॉल लेक्चर में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया, उसके बाद भी जो शिक्षक बैच लेते हैं, पढ़ाते हैं, उनका ये अप्रोच होनी चाहिए कि वो जो ऐसे नए नए प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में बच्चों को अवगत करवाएं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हमारे पाठ्यक्रम से या फिर हमने जो पढ़ा है उनमें से 130 सवाल आए, 135 आए, 135 आए तो 137 आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब आपका वो अप्रोच होना चाहिए, आप में वो
एक उत्कंठा होनी चाहिए कि ये नए प्रश्न आ कहाँ से रहे। तभी कुछ ऐसे विशिष्ट प्रश्न हैं आप बच्चों के सामने रख पाओगे और 2 प्रश्न बच्चे के ज़्यादा सही होने की संभावना रहेगी। अब तो वैसे भी एक प्रश्न का बहुत महत्व है और इस पुस्तक से इस बार भी 2 प्रश्न आए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब भी ऐसी इस परीक्षाओं में कुछ नए प्रश्न आते हैं तो मैं ढूंढता हूं कि कहाँ से आ रहे हैं। तो इसी तरह की या तो हमारा विश्लेषण कुछ इस प्रकार का हो कि हम इन कथनों को या फिर ऐसी सामग्री को देखकर, प्रश्नों को देखकर अच्छे से कर सकें, नहीं तो छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। और मैंने आपको चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे कथन आए तो आप कम से कम रामदरस मिश्र की ओर बढ़ जाना। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ था उसके मुझे लग रहा है कि जो 2 प्रश्न आए थे, उसने कहा था से संबंधित और एक ये प्रश्न, मुझे नहीं लगता किसी का गलत हुआ होगा अगर ठीक से उसने ध्यान दिया है तो यही किताब है हिंदी कहानी अंतरंग पहचान। अब इसके पीछे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लाने की आवश्यकता नहीं, कम से कम आप विद्यार्थियों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब परीक्षाएं संपन्न हुई और आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनमें जो कहानियाँ शामिल है उसका आपको अच्छी तरीके से विश्लेषण या फिर विवेचना करवा दी जाएगी। खैर, तो इस प्रश्न को लेकर जो डाउट अगर आपके था तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। और इन्होंने ये केवल पूस की रात कहानी के लिए नहीं, कफन के लिए, शतरंज के खिलाड़ी के लिए, इन सभी कहानियों के संदर्भ में ये पूरा कथन कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। एक और ये प्रश्न था कि उसने कहा था कि संबंध में उपयुक्त टिप्पणी नहीं है, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न भी इसी पुस्तक से ही किया गया था। 8 जुलाई को मैंने कहा कि 8 जुलाई को जब मैंने वीडियो बनाया था और उस समय कहा था कि उसने कहा था कि संदर्भ में उन्होंने 1 पेज में ही समीक्षा लिखी है, ज़्यादा नहीं। और वो 1 पेज मैंने 8 जुलाई को ही अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दिया था वो समीक्षा का, और बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ा तो ये उत्तर आराम से सही हो पाया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक टिप्पणी नहीं है कि कहानी की कथा की समूची बुनावट को कहानी की जीवंत भाषा रूपायित करती चलती है। और ये यहाँ पर आप देखोगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने हाईलाइट करके भी दी थी उस पीडीएफ को कि ये कथन कुछ बन सकते हैं और उसमें से ही कथन बने हुए हैं। तो ये मैंने कहा ना कि ये बच्चे इन किताबों के पीछे नहीं भागेंगे और बच्चे इन किताबों को इकट्ठी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक शिक्षक की हमेशा ये रहना चाहिए कि जब भी ऐसे नए प्रश्न आए, ऐसे प्रश्नों को बच्चों के सामने रखा जाना चाहिए, नई सामग्री पहुंचाए ताकि उनके और अच्छा हो सके प्रश्न। तो इसमें भी यही है कि कहानी की कथा की समूची बुनावट को, ये सही है। दूसरा विकल्प है कि यह कहानी आदर्श के एक बिंदु से परिचालित होकर भी यथार्थ के एक व्यापक विस्तार में फैली है, ये भी ठीक है। इस कहानी की चेतना की परिवेश के साथ घनी संपृक्ति इसकी शक्ति को कमजोर करती है। अब मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि परीक्षक को जानबूझ के विकल्प को गलत करना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। यहाँ अगर मजबूत लिखा होगा तो जानबूझ के कमजोर शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे वो विकल्प गलत हो। और इसमें भी यही है कि टिप्पणी सही नहीं है, वो यही है कि शक्ति को कमजोर नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। जो यहाँ लिखा हुआ है कि परिवेश के साथ इस कहानी की चेतना की घनी संपृक्ति इसकी शक्ति को बढ़ाती है, वो भी इसी किताब से संबंधित है। तो ये 2 प्रश्न आपके इस किताब से आए हैं और अगर ये दोनों जिसके सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये है जो आषाढ़ का एक दिन जो था उस नाटक से संबंधित पूछा गया था। ये मल्लिका के चरित्र के बारे में था कि उसका चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से एक झुलस कर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती। आषाढ़ का एक दिन नाटक की इन पंक्तियों के संदर्भ में पूछा गया चरित्र के, और इसका सही उत्तर मल्लिका है। अब ये कथन था कहाँ से आया? तो ये कथन जो है ये लहरों के राजहंस जो नाटक है, वही मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक के भूमिका में आषाढ़ के एक दिन नाटक के बारे में भी उन्होंने कम से कम 2-2.5 पेज में चर्चा की है और उसी में ही उन्होंने ये कथन लिखा था।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलस कर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती। तो ये प्रश्न जो है, ये लहरों के राजहंस नाटक में जो भूमिका लिखी गई है उस भूमिका में ये प्रश्न किया गया था। अब सामान्यतः हमारे तो कोर्स में आषाढ़ का एक दिन है, तो हम तो आषाढ़ का एक दिन ही पढ़ते हैं। जो इस बार सिलेबस से पहले जो है वो लहरों के राजहंस था, तो वहां से जिसने पहले तैयारी कर रखी होगी उसने थोड़ा बहुत इसको पढ़ रखा होगा, बाकी सामान्य नहीं। ऐसे उत्तर इसका ऐसे ही मिल जाएगा आपको, पर फिर भी अगर आप जानना चाहो कि ये प्रश्न आया कहाँ से है तो आपको इस भूमिका में मिलेंगे। हो सकता है कि अगली बार, इस बार तो इस चरित्र के बारे में पूछा है, और क्या पता अगली किसी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाए कि ये कथन है किसका, ऐसा पूछ लिया जाए कि मल्लिका के संदर्भ में ये बात किसने की है। तो ये ध्यान रखना, ये खुद मोहन राकेश का ही कथन है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब एक आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, ये सवाल आया है। अब ये प्रश्न भी कोई ज्यादा इधर उधर से नहीं, आपने अगर ये किताब पढ़ी है, अर्थात मूल नाटक आपने पढ़ा है, जो ये राजपाल पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, और इसी नाटक के पीछे कुछ 4-5 पेज में समीक्षा दी हुई है, उसी समीक्षा में से ही इस आषाढ़ के एक दिन नाटक के संदर्भ में लगभग 3 सवाल यहां से बने हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि हम केवल नाटक को आगे आगे से पढ़ते और समीक्षा पर ध्यान नहीं देते, और जिस बच्चे ने, जिस अभ्यर्थी ने इस किताब के अंदर की सारी सामग्री ढंग से पढ़ी है उसके ये प्रश्न सही हुआ होगा। कई बार नहीं भी होता है, पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, पर फिर भी अगर ठीक से पढ़ा है तो इस पुस्तक से ही ये प्रश्न किया गया था। अब इसमें क्या है, पूछा गया है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण पूछा गया था। और इसमें आप देखोगे कि नाट्य रूप की दृष्टि से ये नाटक सुगठित आदर्शवादी नाटक है। ये पहला ही कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये आदर्शवादी नाटक नहीं था। इसी किताब के अंदर यहाँ लिखा हुआ था कि नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है, इसलिए पहला विकल्प ही ठीक नहीं था। और बाकी वाले विकल्प जो है वो आपको इसी पुस्तक में यहाँ मिल जाएंगे, मैंने स्क्रीनशॉट, और आपके पास लगभग सबके पास किताब होगी। कई अभ्यर्थी क्या गलती करते हैं कि नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, वो PDF के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं इधर उधर से। ज़्यादा कीमत नहीं है इन किताबों की, इसलिए कोशिश करो कि जो भी रचनाएं आपके कोर्स में लगी हुई हो वो पुस्तकें खरीद लाओ और उन पुस्तकों को ठीक से अध्ययन करो, क्योंकि संभव है कि उसी से प्रश्न बन जाए और हम ढूंढते फिरते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। क्योंकि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। हम इधर उधर से सामग्री जुटाकर तैयारी ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश कीजिए कि सामग्री ठीक ठाक आपके पास हो और उसके अनुसार आपकी तैयारी और आगे बढ़ा जाए। खैर, तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को, और ऐसा नहीं इसमें और सामग्री भी पढ़ी है, इस आलोचना में या फिर इस विवेचना में और भी पढ़िए। हो सकता है कि अगली बार इनमें से कोई और प्रश्न बने, इसलिए कोशिश करो कि अब जो होना था हो गया। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर प्रश्न पत्र खराब हुआ है हिंदी का भी, तो आगे से व्यवस्थित सामग्री जो है इकट्ठी करो और उसके अनुसार पढ़ने का काम शुरू करो। चलिए, एक और प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में चारित्र्य सृष्टि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण टिप्पणी है, और ये कथन भी मैंने कहा ना, ये प्रश्न भी पूरा ये इसी पुस्तक से ही आया है, आषाढ़ का एक दिन जो मूल नाटक है इसमें से ही। और इसमें है कि विलोम मोहन राकेश की एक अनुपम नाटकीय चरित्र सृष्टि है। विलोम बिल्कुल सही है। अंबिका और मातुल दोनों ही जो है ना अपने प्रतिपालितों से संतुष्ट चरित्र है। ये कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संतुष्ट थे नहीं, और ये यहां पर भी लिखा हुआ है। आगे है कि मल्लिका की मां अंबिका और कालिदास का मामा मातुल दोनों बुजुर्ग हैं, और नाटक के 2 प्रमुख तरुण पात्रों के अभिभावक दोनों ही अपने अपने प्रतिपालितों से असंतुष्ट बल्कि निराश है। तो ये जो है यहाँ बाकी वाले विकल्प जो है, बाकी वाला सही है। कालिदास का प्रतिद्वंद्वी विलोम वास्तव में उसका विलोम तो है ही, और नाटक का कालिदास आत्म केंद्रित और स्वार्थी व्यक्ति है। ये सारे भी आपको इसी पुस्तक से मिल जाएंगे, तो इसलिए ठीक से इन पुस्तकों को पढ़िए। एक और है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में दोषपूर्ण कथन पूछा गया था,
और दोषपूर्ण में इस नाटक में शब्दों की अपूर्व मितव्ययिता है, ये भी ठीक है। इस नाटक में अतीत का पुनरुत्थानवादी गौरवगान है, ये जो है दोषपूर्ण है। और ये भी मैंने कहा ना, इसी पुस्तक में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या है कि बिंबों के बड़े प्रभावी नाटकीय प्रयोग के साथ साथ उसमें शब्दों की अपूर्व मितव्ययिता भी है, और भाषा में नाटकीय काव्य है जो हिंदी नाटकीय गद्य के लिए अभूतपूर्व है। तो देखो, एक तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि बिंबों के बड़े प्रभावी नाटकीय प्रभाव है, जो यहाँ लिखा हुआ है। भाव और स्थिति की गहराई में जाने का प्रयास है, जो चौथा विकल्प आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ नीचे देखो, आप लिखा हुआ है कि उसमें अतीत का न तो तथाकथित विवरण है और न पुनरुत्थानवादी गौरवगान, और न ही वह कोई भावुकतापूर्ण अति नाटकीय स्थितियां रचने की कोशिश करता है। इसलिए ये जो है दूसरा विकल्प, जिसमें लिखा हुआ है कि गौरवगान है बल्कि गौरवगान नहीं किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपके इसी पुस्तक से किया गया था। सबसे बड़ा संदेह इस प्रश्न को लेकर है, संदेह अलंकार को लेकर, कि ये प्रश्न जो है दो विकल्पों में थोड़ा सा संदेह है कि संदेह अलंकार के संदर्भ में असंगत पूछा गया है। पहला है कि यह सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार है, पहला कथन जिस पर यह डाउट है। और दूसरा विकल्प है कि सादृश्य से भिन्न आधार या सादृश्यतर संबंध में संदेह अलंकार की व्याप्ति होती है। अब ये दोनों, बाकी वाले में तो ठीक है कि इसमें प्रकृत में सादृश्य या साम्य का होना आवश्यक है, ठीक है। प्रकृत का मतलब होता है उपमेय जो प्रस्तुत हो, और अप्रकृत का मतलब होता है उपमान जो अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की बातें हैं, और उसमें सादृश्य संबंध होना चाहिए, ये ठीक बात है, तभी संशय पैदा होगा। और चौथा है कि इसमें संशय का वैचित्र्यपूर्ण वर्णन होता है, ठीक है। वैचित्र्यपूर्ण का मतलब चमत्कारपूर्ण। तो ये दोनों विकल्प तो बिल्कुल ही संगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब असंगत ही इन दोनों कथनों को है कि ये सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार है। सामान्यतः ये उपमा अलंकार के संदर्भ में बात होती है, लेकिन यदि आप अलंकारों का विभाजन देखेंगे, जिसमें आप एक किताब है जिसका नाम है काव्य दर्पण, राम दहीन मिश्र की पुस्तक है, उसमें उन्होंने आरोप मूल अभेद प्रधान अलंकार जो है ना, उन्होंने भेद किए और लिखा है कि जहां उपमेय और उपमान के साथ धर्म में अभेद रहता है, वहां सादृश्य गर्भ अभेद प्रदान भेद होता है। इसके दो भेद होते हैं, आरोप मूल और अध्यवसाय मूल। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में कुछ समानता होती है, या साधारण धर्म जिनका एक होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। और उसमें एक बताया है उन्होंने आरोप मूलक, और दूसरा बताया है अध्यवसाय मूलक। और उन्होंने कहा कि आरोप मूलक जो अलंकार होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें रूपक आदि 6, और दूसरे जो अध्यवसाय मूलक होते हैं वो उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये 2 होते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो 6 अलंकार बताए हैं, उन 6 अलंकारों की आगे विवेचना की है। इसके अलावा एक और पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र योगेंद्र प्रताप सिंह की, उनमें भी उन्होंने यही लिखा है कि आरोप मूल के अंतर्गत 6 अलंकार आते हैं, जिसमें रूपक है, परिणाम है, संदेह है, भ्रांति है, उल्लेख और अपनुति। ये 6 अलंकार जिनको हम कहते हैं सादृश्य गर्भ अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार। तो इस कथनों से यह सिद्ध होता है कि यह भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, ये संगत है। ये अकेले रूपक के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि इन 6 अलंकारों के लिए कहा जाएगा, जो कैसे हैं, अभेद प्रदान आरोप मूलक अलंकार कहलाते हैं। अब कथन एक बचा है, ठीक है ना, कि सादृश्य से भिन्न आधार या सादृश्यतर संबंध में संदेह अलंकार की व्याप्ति होती है। कि अगर सादृश्य संबंध नहीं हो और इसके इतर भी अन्य कोई संबंध हो, अगर ऐसा कहा जाए तो संदेह अलंकार की व्याप्ति हो जाएगी, अर्थात संदेह अलंकार का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। अब सही मायने में देखा जाए तो भारतीय काव्यशास्त्र में ये स्पष्ट मानते हैं कि संदेह अलंकार के लिए सादृश्य संबंध होना आवश्यक है, होना ही चाहिए। लेकिन एक आचार्य है जिनका नाम है शोभाकर मित्र, वो ये अकेले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अलंकार रत्नाकर।
इस पुस्तक में उन्होंने बाकी सबकी मान्यता के विपरीत ही बात की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, संदेह अलंकार के लिए केवल सादृश्य संबंध का होना ही आवश्यक नहीं है, इसके अलावा सादृश्यतर संबंध से भी जो है संदेह अलंकार हो सकता है। अब वो केवल अकेले ऐसे हैं जो मानने वाले हैं। अब इस प्रश्न को लेकर सही से नहीं कहा जा सकता कि उसका उत्तर क्या हो सकता है, पर फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि शोभाकर मित्र जो आचार्य थे उनके द्वारा कहा गया कथन को भी स्वीकार कर लिया जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सादृश्य से भिन्न आधार से संदेह अलंकार की व्याप्ति होती है। नहीं होती, क्योंकि सादृश्य संबंध के अतिरिक्त भी संदेह अलंकार संभव है। क्योंकि ये जो पहला कथन जो है, ये मैंने अभी बताया कि जब अलंकारों की भेद करेंगे तो आरोप मूलक अलंकारों के अंतर्गत 6 अलंकार आते हैं: रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांति, उल्लेख और अपनुति। तो इन 6 अलंकारों पर यही का यही जो है पंक्ति लागू होती है। इसीलिए मेरे अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो असंगत कथन है वो 2 हो सकता है। बाकी तो आरपीएससी पर निर्भर है कि आरपीएससी कौन सा जो है कथन मानेगी। पर फिर भी अगर आरपीएससी पहला कथन मानती है तो आपके पास ये कम से कम प्रमाण है कि आप प्रश्न को डिलीट करवा सकते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी कथन 2 को ही मानेगी, और बाकी तो हम देखते हैं जब की आएगी तो। ठीक है ना? तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैंने इस ऐसे प्रश्नों के बारे में आपको पिछले 8 तारीख के वीडियो में भी कहा था कि अब आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको लगभग 1-2 मिलते रहेंगे, क्योंकि अब वही वो घिसे पिटे वाले प्रश्न नहीं आएंगे आपके सामने। कुछ विशिष्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपकी अब अलंकारों के संदर्भ में जो तैयारी है या जो समझ है, थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर मेरे अनुसार 2 हो सकता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ये जो प्रश्न कहाँ से लिया गया है ये मेरे पास सोर्स नहीं है। हो सकता है किसी और के पास रहा हो, पर अभी मेरे पास काव्यशास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन यही की ही भाषा उसमें नहीं मिलती है, उसके आसपास की भाषाएं मिल जाती है। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि 2 कथन है, और बाकी अगर कहीं से मिला की आने से या की आने के बाद भी अगर इसका जो ये कहाँ से आया अगर उसका सोर्स मिल गया तो मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा। चलो, अगला कथन है कि दिनकर जी की कुरुक्षेत्र विषयक मान्यताओं से भिन्न कथन है। ये पूछा गया था। रचनाओं के संदर्भ में ही ज्यादा प्रश्न आपको थोड़े भिन्न मिलेंगे, और उसमें भी केवल कुरुक्षेत्र मान लो, आषाढ़ का एक दिन मान लो, या फिर इस प्रकार के, ज्यादा नहीं है। बाकी वाले बहुत सरल प्रश्न है। तो दिनकर जी की कुरुक्षेत्र विषयक मान्यताओं से भिन्न कथन पूछा गया है कि दिनकर ये दावा करते हैं कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यही असंगत है। ठीक है ना? मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है प्रश्न के अनुसार ये विकल्प बैठेगा, क्योंकि यदि आपने ये कुरुक्षेत्र मूल जो रचना है अगर आपने पढ़ी है या आपके पास थी, तो इसी की भूमिका में खुद दिनकर जी लिख रहे हैं। ये आपके ये इस पुस्तक की भूमिका मैंने यहाँ लगाई है, और इसमें लिख रहे हैं कि मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। और इसमें यह कहा गया है कि दिनकर जी ऐसा दावा करते हैं। तो ये अकेला कथन कैसा है? असंगत है। और बाकी वाले ये सब लिखे हुए हैं कि कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है, और यहाँ इन्होंने लिखा है खुद आगे। ठीक है ना? इसमें हाँ, कि कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। पूरा का पूरा 6ठा सर्ग ऐसे ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। और आपके ये विकल्प यहां पड़ा। तो ये भी प्रश्न जो है आपके इस पुस्तक की 1 या 1.5 पेज की भूमिका है, और ये 1.5 पेज की भूमिका मैंने लगभग दिसंबर में जब सेकंड ग्रेड की सामग्री मैंने भेजी थी, उस समय ये भेजी थी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल। अगर किसी ने पढ़ी है तो उसके ये प्रश्न सही हुआ होगा। अब बात यह है कि सारे प्रश्नों की, क्योंकि जो पेपर बनाते होंगे उनके पास तो बहुत सारी किताबें होती होंगी, कितनी समीक्षाओं की किताबें होती होंगी, लेकिन क्या हमारा कॉन्सेप्ट उस प्रकार का क्लियर है कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम आसानी से कर सकते हैं? तो उसके लिए पहली बात तो कोई भी आपकी रचना अगर लगी हुई है उसकी मूल जो है ना आपके पास होनी चाहिए, और उसके अंदर अगर कोई भूमिका लिखी गई है, कुछ बात लिखी गई है, वो तो आपको बिल्कुल ही पढ़नी ही है। और इसमें भी आप देखोगे कि बिल्कुल ही 1 पेज, इतनी छोटी किताब है, 1.5 पेज में भूमिका लिखी है।
इसके अलावा पीछे जो है दिनकर जी ने कुछ टिप्पणियां की है, उन टिप्पणियों में से भी प्रश्न आ सकते हैं। अब ये कुरुक्षेत्र के संबंध में एक और सवाल था, ठीक है ना। हालांकि ये भी किसी समीक्षा से पूछा गया होगा, मेरे पास कुरुक्षेत्र की ज़्यादा समीक्षाएं नहीं है। एक समीक्षा जरूर है, ये देशराज सिंह भाटी की समीक्षा है, ठीक है ना, ये दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र। ये प्रश्न उनसे सही हो सकते हैं, वही की भी भाषा आपको इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें समीक्षा जब पढ़ते हैं ना तो आपके ये प्रश्न आराम से सही हो सकते हैं। और आपने भी अगर जो कुरुक्षेत्र है उसको अगर संक्षिप्त में, सभी सर्गों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी रखी होगी तो ये प्रश्न आसानी से सही हो सकता था। प्रश्न है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर विजयी होने पर भी हारे हुए हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि युधिष्ठिर शुरू से ही ये जो युद्ध हुए हैं और युद्ध की विभीषिका से बहुत निराश है। वो प्रश्न करते रहते हैं कि युद्ध क्यों हुआ, क्या इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। और दिनकर जी ने जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध को सोचकर ही कुरुक्षेत्र की रचना की, और उसमें ये लिखा है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र का स्थान विश्व ने ले लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई का स्थान विश्व युद्ध ने ले लिया। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि इसकी भूमिका में छठे सर्ग में दिनकर जी खुद जो है जापान पर हुए बम हमले की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि युधिष्ठिर के पास आंसू, उच्छ्वास, ग्लानि और परिताप है, ये भी ठीक है। और चौथा है कि ध्वंस और विनाश के दृश्यों से विचलित होकर युधिष्ठिर किसी की शरण में नहीं जाते। नहीं, पहले ही सर्ग में, अब इसमें उपयुक्त कथन नहीं है, वो चौथा ही है। तो इसमें कोई भी आपने कुरुक्षेत्र की समीक्षा पढ़ी होगी, इसमें भी आप देखो कि पहले सर्ग के अंत में युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह की जो है उनके पास जा रहा हूं, उनके शरण में जा रहा हूं। तो इसमें पूछा गया है कि वो कहीं किसी की शरण में नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था उस द्वंद्व के निदान के लिए वो भीष्म पितामह की शरण में जाते हैं, वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसलिए इसमें पूछा गया था कि उपयुक्त कथन नहीं है, तो ये चौथा उपयुक्त कथन नहीं है। कुरुक्षेत्र काव्य के संबंध में फिर पूछा गया त्रुटिपूर्ण कथन है। मैंने कहा ना, ये सब समीक्षाओं से आते हैं, और आपने कोई भी अगर कुरुक्षेत्र की समीक्षा ठीक से पढ़ी होगी तो आप ये आसानी से प्रश्न कर सकते थे। इग्नू की भी समीक्षा आपको मिलेगी नेट पर, अगर आप पढ़ना चाहो तो कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, वहां पर भी 2-2.5 पेज की, वो उसमें से भी आपको ये लगभग प्रश्न सही हो सकते थे। कुरुक्षेत्र का प्रारंभ युधिष्ठिर के गौरव बोध से होता है। अब ये पहला ही त्रुटिपूर्ण है। अगर युधिष्ठिर को इतना ही गौरव बोध होता अपने पर, ठीक है ना, तो वो शायद किसी और से चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनके अंदर तो ग्लानि का भाव भरा हुआ था, वो तो इस युद्ध को देखकर ही, युद्ध की जो विभीषिका को देखकर ही परेशान थे। और इस पुस्तक में भी जैसे आप देखोगे ना, तो समीक्षा के पहले ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि इस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है। गौरवबोध तो हुआ ही नहीं है। कुरुक्षेत्र की रचना द्वितीय महाविश्व युद्ध के संहार की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुई है, बिल्कुल ठीक है। दिनकर के शंकाकुल हृदय का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर करते हैं, ये भी सही है। मैंने कहा दिनकर जी दूसरे विश्व युद्ध के बारे में खुद शंकाकुल है और उन्होंने युधिष्ठिर का पात्र चुना, इसलिए कहा कि वो वैसे पात्र नहीं है जो महाभारत में थे। मैंने अपनी तरीके से इनको प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी शंकाओं को युधिष्ठिर के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया, और कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य युद्ध का दर्शन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया एक त्रुटिपूर्ण कथन है, वो है 1 नंबर, कुरुक्षेत्र का प्रारंभ युधिष्ठिर के गौरव बोध से होता है, नहीं होता। एक ये गोदान विषयक संगत टिप्पणी नहीं है, प्रश्न आया है। और ये भी मैंने कहा ना, आपने अगर गोदान के बारे में ठीक ठाक पढ़ रखा है, अब क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो इतनी समीक्षाएं पढ़ी होगी कि हम इकट्ठी भी नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने विवेक से ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। गोदान मार्क्सवादी सिद्धांत से पूर्णतः परिचालित रचना है। मैंने कई बार कहा है आपको कि ऐसे परीक्षक जानबूझ के शब्द डालेंगे जिससे वो विकल्प जो है गलत हो। अब इन्होंने पूर्णतः शब्द डालते ही क्या हुआ कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के इस पूरे गोदान को
मार्क्सवादी सिद्धांत से बांध लिया है, अर्थात इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वह विचार जो है इसमें रहा ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, आंशिक रूप से कह सकते हैं कि इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत आपको देखने को मिले या विचार देखने को मिले, लेकिन पूर्णतः कहने का अर्थ है कि फिर बाकी कोई रहा ही नहीं। और मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जो है वो आदर्श उन्मुखी और फिर यथार्थवाद की ओर बढ़ता है। मार्क्सवाद की ओर उनका झुकाव कम ही रहा है। फिर भी केवल जो अंदर बातें लिखी गई है उनके आधार पर कहाँ जरूर जा सकता है कि कुछ अंश मात्र में उनके मार्क्सवादी जो विचारधारा दिखती है, ठीक है ना, जहाँ मजदूरों के बारे में बात करना, गरीबों के बारे में बात करना, इससे हम कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जो है ना नहीं कह सकते। इसलिए यह संगत टिप्पणी नहीं है। अगर बाकी वाली टिप्पणियां आप ढंग से पढ़ते तो आराम से ये जो है ना पहले वाला कथन को सही किया जा सकता था। इसलिए इसमें यह उत्तर होगा। एक ये मुहावरे के बारे में किसी का डाउट था कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जीभ के नीचे जीव होना मुहावरे का निकटतम उचित अर्थ है। अब जितने भी आरपीएससी में वाली फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई की हो, जितने भी मुहावरे और कहावतें, लोकोक्तियां, ये केवल 2 ही पुस्तकों से आती है और दोनों ही हैं भोलानाथ तिवारी की। एक है हिंदी मुहावरा कोश और दूसरी है हिंदी लोकोक्ति कोश। अब वो पुस्तक इतनी बड़ी है कि सामान्य अभ्यर्थी के लिए पढ़ना बहुत कठिन है। अब उसमें से भी खोज के जो परीक्षक हैं ऐसे मुहावरे और कहावतें ले आते हैं जो सामान्यतः हमारे दूसरी किताबों में नहीं होते, और विकल्प भी बिल्कुल इतने आसपास रखेंगे कि बच्चे के लिए पहचानना कठिन हो जाता है। एक ज़माना था कि जब बाकी कुछ आता नहीं आता था, लेकिन मुहावरे और कहावतें तो कम से कम सही करके आते थे, और आजकल इसका स्तर भी क्या हो गया, अच्छा कर दिया गया है। तो जीभ के नीचे जीभ होना, आप मुहावरा कोश में देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जीभ के नीचे जीभ होना, कह कर बदल जाना, और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि कह कर बदल जाना इसका सही उत्तर है। एक और लोकोक्ति के बारे में थोड़ा डाउट था बच्चों के, वो है कि चोर के घर मोर। लोकोक्ति का उचित निहितार्थ है कि जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे, जो जैसा होता है वैसों का हाल जानता है, बेईमानी के पैसे से बरकत नहीं होती और धूर्त के साथ धूर्तता करना। अब इसमें भी है संदेह है, लेकिन अगर आप देखोगे हिंदी लोकोक्ति कोश में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने यहाँ से लिया है कि चोर के घर में मोर। हालांकि प्रश्न में है चोर के घर मोर, और बात वही है कि चोर के घर में मोर, और पहला ही लिखा हुआ है कि जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे तब कहते हैं, और इसमें भी पहला लिखा हुआ है कि जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे, इसलिए ये है। हालांकि ये एक मुहावरा भी है, और वही भोलानाथ तिवारी की किताब में हिंदी मुहावरा कोश में लिखा हुआ है कि चोर पर मोर पढ़ना, ये ध्यान रखना, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि धूर्त से धूर्तता करना। ठीक है ना, तो हो सकता है कि अगली बार ऐसा आ जाए, मुहावरे के संदर्भ में आ जाए, लोकोक्ति आई है, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ पूछा है तो लोकोक्ति का वही अर्थ लिया जाएगा जो इनकी पुस्तक में है कि जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे, न कि धूर्त के साथ धूर्तता करना। ये अगर यहां पर चोर पर चोर पढ़ना, अगर चोर पर मोर पढ़ना अगर ऐसा होता तो धूर्त से धूर्तता करना ये मुहावरा आता तो इसका उत्तर ये होता। तो आगे से इनका ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार मुहावरा भी पूछा जा सके। एक इसको लेकर थोड़ा संदेह है, हालांकि था कुछ भी नहीं इसमें, कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हुए हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा जो सर्ग है उसमें से ये पंक्तियां पूछी गई थी, और उसमें कहा गया था कि विद्युत कण के समन्वय से क्या आशय है, और उसमें ये 4 था, और इसका सही उत्तर यही है कि बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण करना। एक टीका लिखी हुई है कामायनी की, डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र ने, उन्होंने भी इस प्रकार से लिखा है कि श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार विद्युत कण शून्य से इधर उधर बिखरे पड़े रहने पर कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं, परंतु जो ही उनका एकीकरण हो जाता है त्यों ही वे सब मिलकर अगणित लोकों की सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार जब तक मनुष्य की शक्ति इधर उधर बिखरी रहती है तब तक वह अशांत और असहाय सा जान पड़ता है। और पूछा गया आशय पूछा गया है इस प्रकार, मनुष्य को चाहिए कि वह बिखरी हुई शक्ति को एकत्र कर शक्ति समन्वित हो जाए। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण। बाकी काव्यशास्त्र में ज्यादा प्रश्न कठिन थे नहीं। अगर आप काव्यशास्त्र के प्रश्नों में देखें, काव्य गुण के प्रश्न देख लो, दोष के देख लो, या फिर बाकी जो अलंकारों से संबंधित प्रश्न है, ये सामान्यतः आपको लगभग, या शब्द शक्ति के प्रश्न देख लो, किसी भी सामान्य काव्यशास्त्र की पुस्तक में मिल जाएंगे।
कोई कठिन नहीं थे, भले वो अलंकार पारिजात हो या फिर वेंकट शर्मा की पुस्तक हो, आराम से उन प्रश्नों को सही किया जा सकता था। ठीक है ना, ये भी कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत सरल सवाल है। ये चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल, ये मतवारे गजनियर ये नहीं जलद रसाल। ये पूछा गया कि इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये चपला चमके नहीं, क्योंकि बिजली से चमक जो है उत्पन्न हुई तो ऐसा लगा कि ये बिजली की चमक है, लेकिन थी नहीं। क्या थी कि ये चपला चमके नहीं। पहली बार तो जहां निषेध हो, ठीक है ना, इन चारों विकल्पों में एक अपनुति होती है जिसमें निषेध मूलक अलंकार है, जिसमें निषेध होता है, आपको नहीं ना वगैरह शब्द मिलेंगे फिर भी, और अपनुति में भी शुद्ध अपनुति, ठीक है ना। ये उसका उदाहरण है कि ये चपला चमके नहीं, ये बिजली जो है नहीं चमक रही है, चमके रिपु कर वाल। रिपु का मतलब शत्रु और कर का मतलब हाथ, वाल का मतलब तलवार। उनके हाथों में तलवारें चमक रही है, न कि बिजली चमक रही है। ये मतवारे गजनियर, और ये मतवाले जो है ना गजनियर है, गजनियर का मतलब मतवाले हाथी है। ये नहीं जलद रसाल, ये जल से भरे हुए या पानी से भरे हुए बादल नहीं है, बल्कि मदमस्त हाथी चल रहे हैं। इसलिए पूछा गया कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये अपनुति अलंकार का ही उदाहरण है। और ये भी आपको, मुझे लग रहा है कि सामान्य किसी भी काव्यशास्त्र की पुस्तक में होगा ही, लेकिन अगर है कहाँ एक अगर पुस्तक है तो वेंकट शर्मा की पुस्तक में आपको आराम से मिल जाएगा। वह जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनात ते हरि नी के यह नैन। उसमें ये पूछा गया कौन सा अलंकार है, ये भी सामान्य है, ठीक है ना। और इसमें अगर आपने देखा होगा कि वह जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैना ते हरी। देखो दो बार, एक बार यहां आया है मैन और एक बार यहां मैं न आया है। एक बार यहां आया है हरिनी और एक बार यहां आया हरिनी। वैसे ये यमक अलंकार का उदाहरण है, और यमक में भी है सभंग, अभंग नहीं है, ध्यान रखना, सभंग अलंकार का उदाहरण है। और ये जो दूसरी वाली पंक्ति है आपको वेंकट शर्मा की पुस्तक में मिल जाएगी, और ये दोनों जो पंक्तियां हैं या फिर अलंकार है वो आपको रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आती है भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ में, उस पुस्तक में ये एग्जैक्ट जो आपके ये दोहा लिखा हुआ है, बिहारी का ये दोहा है और बिहारी के दोहे में ये। तो यमक अलंकार का उदाहरण था, ये बहुत कठिन सवाल नहीं था, आराम से अगर आपको दो एक जैसे शब्द मिल रहे थे, और यमक अलंकार के संदर्भ में ये था। तो ये कुछ प्रश्न थे, इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न ऐसे थे नहीं कि जिनमें ज़्यादा संदेह हो या कठिन हो। बाकी काव्यशास्त्र के मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई कठिन शब्द या कठिन प्रश्न आपके रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, मूल पर ध्यान दीजिए। अब पेपर कैसा था, कैसा हुआ, कितने प्रश्न आए, इनकी चिंता अब नहीं करनी है, न आपके हाथ में है कुछ बदलना। जैसा प्रदर्शन करना था वो परीक्षा कक्ष में हो चुका है, आपका सिलेक्शन होना नहीं होना ये लॉक हो गया है। अब इन चिंताओं को छोड़कर, अगर प्रश्न पत्र बिल्कुल ही खराब गया है, फर्स्ट पेपर पास भी नहीं हो पा रहे हो, तो अब आगे बढ़िए, और आगे आने वाले समय में भी अच्छी अच्छी भर्तियां आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी संभावना है पूरी अच्छी आने की, तो उसको लेकर तैयारी कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, ठीक है ना। यदि अब अगर आपके पेपर खराब हुआ और पेपर के खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों की ही चिंता होनी चाहिए, या उस पर थोड़ा मनन होना चाहिए कि आपके अगर प्रश्न, आपके ये पेपर में जो प्रश्न आए हैं और वो आपकी सामग्री में से ही आए और फिर भी सही नहीं हुए हैं, तो आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और आपके सामग्री में से ही प्रश्न नहीं आए, तो इसका मतलब आपको सामग्री अपडेट करने की आवश्यकता है। तो जैसा भी आपको लगे कि क्या क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मेरा पेपर जो है ये खराब गया है, उन कारणों पर आराम से बैठ के मनन करो, चिंतन करो, और आगे ये गलतियां नहीं हो उनको लेकर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो अब नए नए बैच शुरू होंगे, कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी से एडवर्टाइजमेंट लगानी शुरू कर दी है। अभी आराम से समय है, सोचिए, विचार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और जल्द ही मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की पूरी रणनीति को लेकर, या कौन कौन से आजकल जो जैसे जैसा पैटर्न बदल रहा है, नई सामग्री को लेकर एक वीडियो ज़रूर जारी करूँगा। कोशिश मेरी यही है। इसके अतिरिक्त मेरा जो है काम चल रहा है काव्यशास्त्र के PYQ और काव्यशास्त्र के पुस्तक को लेकर भी। पहले मेरा विचार है काव्यशास्त्र की PYQ, अगर वो PYQ पढ़ भी लोगे तो आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि मैंने पहले भी ग्रुप में पाश्चात्य काव्यशास्त्र की व्याख्याएं डाली थी और जिसने भी पढ़ी उसको लाभ हुआ ही होगा। तो इस हिसाब से मेरे पास जितनी भी पुस्तकें हैं जो काव्यशास्त्र से संबंध में हैं, उन पुस्तकों का सहारा लेते हुए और जो अपने आप में ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी पुस्तक तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके लगभग बाकी पुस्तकें इतनी सारी उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रखेगी। खैर, पढ़ते रहिए। और भी आपको इस सेकंड ग्रेड के पेपर में कोई भी डाउट लगे, आपको लगे कि इस प्रश्न को लेकर इस प्रकार का हो सकता है कि उत्तर कुंजियों में अलग अलग आए और आपको लग रहा है, तो आप आराम से मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप आराम से उससे टेलीग्राम चैनल पर आइए और वहाँ से मैसेज करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका, और आप भी आराम से कुछ दिन रेस्ट कीजिए और फिर वापस तैयारी में जुट जाइए। आगे अच्छी अच्छी भर्तियाँ आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। और क्या चुनना है कि वापस फर्स्ट ग्रेड करनी है, सेकंड ग्रेड करनी है, जो कुछ करनी है उसको लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि उस वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और कोई बात हुई तो जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।